ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज आप सुनिएगा, हम लोगों ने इससे पहले वाला जो लेक्चर था क्लास 12 हिंदी मीडियम आरबीएससी बायोलॉजी का, उसमें आप लोगों ने शुक्राणुओं का निर्माण पढ़ लिया था, शुक्राणु किस तरीके से बनता है। लेकिन यहाँ पर शुक्राणुओं के अंदर रूपांतरण क्या क्या आता है, तो इस पर मेटालिसिस की हम बात करें, शुक्राणु रूपांतरण की बात करें तो शुक्राणु पूर्व कोशिका में शुक्र कायंत्रण के द्वारा, किसके द्वारा, कायंत्रण का मतलब क्या होता है, रूप परिवर्तन के द्वारा आकारिकी उपापचयी एवं क्रियात्मक रूप से विभेदित शुक्राणु में विभेदित होते हैं। ठीक है ना। इस प्रक्रिया में स्पर्मेटोसाइट से निर्मित गोलाकार, अब इससे क्या है कि गोलाकार अगतिशील मतलब जिनमें कोई गति नहीं होती है, अगुणित का मतलब होता है एन। ठीक है। स्पर्मेटेड एक धागे समान, ठीक है, धागे नुमा आकृति एवं गतिशील एवं अगुणित शुक्राणु में परिवर्तित हो जाते हैं। स्पर्मेटेड का केंद्रक, अच्छा इनका जो केंद्रक है वो गोल्जी का है, सिर या एक्रोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया या मिडिल पीस के द्वारा तथा दूरस्थ तारकाय या पूंछ के हिस्से का निर्माण करते हैं। ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस की हम लोग बात करें नॉर्मली, तो इसके बाद क्या होता है, शुक्राणु का सिर जो है वो सर्टोली कोशिका में घसा हुआ रहता है। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि स्पर्मियोजेनेसिस के अंदर नॉर्मली क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड्स हैं, स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, शुक्राणु कोशिकाओं में, और वो कन्वर्ट होकर किसमें आ जाते हैं बेटा, सर्टोली सेल्स में घुस जाते हैं। ठीक है ना। अंत में लास्ट में होता है जो शुक्राणु त्याग, स्पर्मेशन की क्रिया के द्वारा जो शुक्र नलिकाओं के द्वारा त्याग दिए जाते हैं। ठीक है। ओके, अब बात करें ये हार्मोनल रेगुलेशन की है कि हार्मोन्स कौन कौन से बेटा इसके ऊपर काम करते हैं। ये टॉपिक है हार्मोनल रेगुलेशन। तो प्राणियों में शुक्राणुओं का निर्माण तापक्रम, हार्मोन्स और मानसिक अवस्था एवं पीयूष ग्रंथि के अग्रपिंडक कौन सा होता है बेटा, एडिनो हाइपोफाइसिस, ठीक है, द्वारा स्त्रावित हार्मोन LH ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होता है। LH क्या करेगा, ये अटैक करता है लीडिंग कोशिकाओं के ऊपर। ठीक है। अब लीडिंग कोशिकाओं पर अटैक हुआ तो उससे क्या निकलेगा, एंड्रोजन हार्मोन निकलेगा। अब ये एंड्रोजन हार्मोन जब निकला तो ये क्या करेगा, एंड्रोजन के शुक्रजनन की क्रिया को उत्प्रेरित करता है। ठीक है। जबकि FSH ने क्या किया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, सर्टोली कोशिका को उद्दीपन किया। उसने क्या, किसको उद्दीपित किया, सर्टोली कोशिका को, जो कुछ कारकों के साथ स्पर्मियोजेनेसिस की क्रिया में सहायता करते हैं। वयस्क अवस्था आने पर क्या होता है, गोनेडोट्रोपिन GnRH हार्मोन की अधिकता हो जाती है और शुक्राणु जनन क्या होता है, आरंभ हो जाता है। ठीक है ना। यह एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ओके, जो पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को उद्दीपन, अच्छा ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो किसको उद्दीपित करेगा, अग्रभाग को, और अग्रभाग से कौन कौन से निकलेंगे, FSH और LH। ठीक है। और ये FSH और LH निकलने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, शुक्राणु जो है वो बाहर आ जाते हैं। शांत अवस्था, विश्राम अवस्था, शीत अवस्था, भंडारण में शुक्राणु कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन सक्रिय अवस्था, भोजन की अनुपलब्धता एवं अधिक तापमान में इनकी जीवन अवधि लगभग 55 से 60 मिनट तक की होती है। ठीक है ना। भोजन की अनुपलब्धता हो जाती है और अगर अधिक टेम्परेचर है तो ये लगभग 55 से 60 मिनट की 1 घंटे तक ही जीवित रहते हैं। मानव शुक्राणु की संरचना की बात करें तो लैंगिक प्रजनन के दौरान, किसके दौरान बेटा, लैंगिक प्रजनन के दौरान अंडे को सक्रिय करने तथा करने एवं गुणसूत्रों के अगुणित समुच्चय को प्रदान करने के लिए नर युग्मक एवं शुक्राणु को अधिक विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। यह एक प्रारूपिक स्तनधारी शुक्राणु को प्रारूपिक स्तनधारी के शुक्राणुओं को 3 भागों, कौन कौन से भाग है बेटा, हेड, नेक और टेल। ठीक है ना। हेड, मिडिल पीस और टेल। अच्छा, हेड की बात करें तो ये केंद्रक और एक्रोसोम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। किससे मिलकर बना हुआ है, केंद्रक और एक्रोसोम से। आनुवंशिक कार्य हेतु अयुग्मित गुणसूत्र केंद्रक में प्रोटीन के साथ पाया जाता है। एक्रोसोम शुक्राणु के अग्र सिरे पर पाया जाता है। कहाँ होता है बेटा, शुक्राणुओं के अग्र सिरे पर पाया जाता है। ठीक है। और केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के मध्य स्थित होता है। शुक्राणु के शीर्ष पर अम्लीय प्रोटीन एंटीफर्टिलिटिन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन होता है, एंटीफर्टिलिटिन। कैसा है, अम्लीय है। ठीक है। यानी इसकी pH क्या है, 7 से कम। ठीक है। तथा अंदर स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाया जाता है, जैसे हाइड्रोलिस और कैफेटेरिन। ठीक है ना। स्ट्रक्चर देखो, ऊपर ही स्पर्म की कैप है जो जीवद्रव्य झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा अग्रपिंडक है जिसे आप लोग एक्रोसोम बोलते हो। ठीक है। और केंद्रक युक्त गुणसूत्री पदार्थ, और ये पूरा बनाता है शीर्ष। फिर एक ग्रीवा, गर्दन, और उसके बाद है मध्यखंड में बेटा सूत्र कणिकाएं होती है। ठीक है, जो तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत, और लास्ट में होता है पूंछ। ठीक है, क्लियर है। ओके, अब मध्यखंड की बात करें हम लोग, तो मध्यखंड की बात करें तो मध्यखंड जो है वो शीर्ष भाग से ग्रीवा के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। किसके द्वारा, शीर्ष भाग से बेटा ग्रीवा के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, गर्दन के द्वारा। ग्रीवा में 2 तारक केंद्र के समान लेकिन अलग अलग कार्य करने वाले होते हैं। समीपस्थ तारक केंद्र जो निषेचन के बाद, अच्छा दोनों का काम देखो अलग अलग है। जो नजदीक वाला समीपस्थ तारक केंद्र निषेचन के बाद माइटोटिक तुर्क तंतु के निर्माण में सहायक है, जबकि ये क्या है, मुख्य अक्ष में लंबवत स्थित होता है। दूरस्थ तारक केंद्र जो है शुक्राणु की अक्ष का निर्माण करता है। ठीक है।
अब है अक्षीय तंतु की संरचना। कशाभिका के समान 9+2 प्रकार की होती है। दूरस्थ तारक केंद्र के आधार काय बेसल बॉडी का कार्य भी करती है, ठीक है, आधार काय और बेसल बॉडी का काम भी करती है। ओके, अगला देखो क्या करें, मध्य खंड में तंतु के चारों तरफ से, मध्य खंड में जो तंतु उसके चारों तरफ से माइटोकॉन्ड्रिया की तरह घिरे हुए रहते हैं, जो श्वसन के एंजाइम के द्वारा, यानी जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है उसके द्वारा ऑक्सीकारक फॉस्फोरिलेशन के हेतु सक्रिय होते हैं, ठीक है ना। अब स्तनधारियों में माइटोकॉन्ड्रिया में आपस में मिलकर, माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या है आपस में मिलकर फीते के समान, फीता होता है नेकबैंड के समान का, नेकबैंड का फीते के समान नेबेन का का निर्माण करते हैं, जबकि मुख्य खंड पर, अच्छा फीता क्या है देखो इस तरीके का, ये आपस में मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से नेबिक बांड का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। जबकि क्या है कि ओके नेबिक बांड का निर्माण करते हैं, जबकि मध्य खंड में परिधि की तरफ कोशिका द्रव की पतली परत मेंचेट का निर्माण करती है, ठीक है। मध्य खंड के पश्चिम भाग में तंतु वलय, ये तंतु में वलय नामक संरचना पाई जाती है, जैसे वलय, तारक कल, रिंगिंग सेंट्रियोल एवं एन्युलस और जेनस वलय, जेनसन वलय कहते हैं। इसका कार्य है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के पूंछ भाग में से जाने से रोकना, ठीक है। अगला है टेल, पूंछ। पूंछ जो वो शुक्राणु का सबसे लंबा भाग है, ठीक है, और अंतिम खंड पूंछ का नुकीला भाग बनाता है। अंतिम खंड जो है वो क्या है, पूंछ का नुकीला भाग बनाता है, जबकि मुख्य खंड जो है वो पूंछ का अधिकांश भाग बनाता है, जिसमें 9+2 की संरचना के अतिरिक्त कोशिका द्रव मोटा तंतु भी स्थित होते हैं, ठीक है। शुक्राणु में संचित भोजन जो है वो राइबोसोम, अंत्यप्रद्वय जालिका, केंद्रिक और आरएनए आदि का अभाव पाया जाता है, ठीक है। नर के वृषण की बात करें, नर के वृषण और शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणु त्यागे जाते हैं, जो वृषण साइका के द्वारा एपिडिडाइमस, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय और प्रोस्टेट के स्त्रावों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। ये शुक्राणु की परिपक्वता एवं गतिशीलता हेतु आवश्यक होते हैं, ठीक है। और जो वीर्य का जो है शुक्राणु के साथ शुक्र प्लाज्मा के द्वारा वीर्य का निर्माण जो है शुक्राणु के साथ स्त्रावित शुक्र प्लाज्मा के द्वारा करते हैं, ठीक है। मानव के नर द्वारा लगभग 200 से 300 मिलियन मतलब खरब शुक्राणु एक बार में त्यागे जाते हैं, जिनमें से 60% जो है सामान्य आकार के साइज के तथा 40% तीव्र गतिशीलता वाले होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो बेटा निषेचन की क्रिया संभव नहीं हो पाएगी, और यह क्रिया वृषणीय हार्मोन एंड्रोजन के द्वारा संपन्न होती है। नर एवं मादा जनन कोशिकाओं में होने वाली युग्मक जनन क्रियाएं, ठीक है ना, नर से निर्मित चारों युग्मक शुक्राणु गतिशील होते हैं, किंतु मादा से निर्मित क्या होता है, नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो मादा से निर्मित जो अंडाणु है वो अविकसित होता है, या फिर मादा में केवल एक ही अंडाणु विकसित होता है, बाकी सब जो है वो अविकसित प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अंडजनन, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे, क्योंकि ये लास्ट वीडियो है बेटा इस चैप्टर का अंडजनन, ठीक है ना। सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को ये याद करना है, सिंपल टॉपिक है, एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है।